नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पे उनका चेहरा आपको नजर आ रहा होगा। उनका नाम है उत्कर्ष जामुलकर और वो रहने वाले हैं नागपुर महाराष्ट्र के। और लेकिन इस युवा के बारे में मैं संक्षिप्त जानकारी आपको बता दूं। यह अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट संगठन में काम करते हैं और ये कई मतलब ऐसे काम कर रहे हैं जो आप इनकी उम्र से आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप अगर इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में सुनेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक प्रेरणा मिलेगी, एक आपके अंदर में एनर्जी मिलेगी, ताकि आप भी कुछ इनके जैसा करने का प्रयास करें। कुछ इस प्रकार से करें कि आपको लगे कि हाँ, हम बाबा साहब के जो कारवा है तो ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत कुछ जरूर कर रहे हैं। अभी यहाँ पे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, शायद आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। उत्कर्ष जी, आवाज़ आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, आपकी आ रही है। हाँ, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उत्कर्ष जामुलकर अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट संगठन जुड़े हुए हैं श्रीलंका के। वो 2-3 बार वहाँ का वो दौरा करके आ चुके हैं और उससे बड़ी बात, वहाँ के एक अखबार, बड़े अखबार ने उनका इंटरव्यू भी लिया है, उनका साक्षात्कार भी लिया है और वहाँ पब्लिश भी हुई उनकी जो भी उनकी जो विचार है। अखबार ने जो बात पूछा था, हम वो सारी बातें उनसे पूछने वाले हैं। सबसे पहले उत्कर्ष जी, आपका स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम उत्कर्ष जाम्बुलकर है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ और फिलहाल में मैं फोर्सेस ऑफ बुद्धिस्ट पावर ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए काम कर रहा हूँ, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और स्प्रेड करने के लिए काम करती है। अच्छा, आप जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन है उसमें काम कर रहे हैं, तो आपने बताया कि वो बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और उसके प्रचार प्रसार का काम करता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारत के अंदर में जो बुद्धिज्म की जो मैं कहूँ कि दशा है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हम सभी से आह्वान किया था नागपुर की दीक्षा भूमि में। लगभग कहा जाता है 5 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने धम्म दीक्षा दिलाई थी। उस 5 लाख लोगों के बाद आपको ऐसा लगा कि आज बाबा साहब का जो कारवा है, जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना बढ़ पाया है? आज यदि हम उसका आंकड़ा देखें, भारत के अंदर में बुद्धिस्ट कितने हैं, तो वो 1% भी नहीं है। तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं, लेकिन भारत के अंदर बुद्धिज्म की ये स्थिति है, उस पर आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले सुरेश जी, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इनवाइट किए। आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि बाबा साहेब ने जो मिशन जहाँ छोड़ के गए थे बुद्धिज्म को लेके खासकर, उसको अपन आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। उसके काफी बहुत सारे रीजंस है कि जैसे महाराष्ट्र ही पकड़ लो, महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को अपन ने सिर्फ महार कास्ट तक ही सीमित रखे हैं। जो शेड्यूल कास्ट की जो कास्ट है, महार कास्ट तक ही सीमित रखे हैं। शेड्यूल कास्ट की दूसरी जातियों में अपन ने उसका फैलाव नहीं होने दिए, एक मोनोपोली बना के रख दिए है। महाराष्ट्र में हो गया, और जो दूसरी जो स्टेट्स है वहां पे भी अपन ने सिर्फ शेड्यूल कास्ट तक ही बुद्धिज्म को रखे हैं। दूसरे कास्ट में ओबीसी हो गया, जिस दूसरे, और एनटी हो गया, वीजे हो गया, इन लोगों को अपन बुद्धिज्म में लाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, जहाँ जो कि सबसे ज्यादा घातक चीज है आज के लिए। क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो सबके लिए है। बुद्धिज्म ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर की एससी लोगों के लिए ही है, एससी में भी कुछ पर्टिकुलर कास्ट है उनके लिए ही है, ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म सबके लिए है। जो भी बुद्धिज्म में आना चाहता है उनका स्वागत है। पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, कुछ लोग हो गए जो इस प्रकार से दुष्प्रचार कर रहे हैं, या फिर अपने लोगों की ही कुछ गलती थी कि अपन ने बुद्धिज्म को एक पर्टिकुलर कास्ट तक ही सीमित रखे हैं, तो इससे बुद्धिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे कि बुद्धिज्म पर्टिकुलर एक कास्ट के लिए ही सीमित रहे, तो यहाँ अपन कहीं ना कहीं कम पड़ जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि अपने भारत में आम्बेडकरिज्म पे काम करने वाली ढेरों ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, पर बुद्धिज्म में काम करने वाली बहुत गिने चुनी ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये अपने को सबसे बड़ा नुकसान इस चीज का हो रहा है कि अपने पास एक कोई लीडर नहीं है, बुद्धिस्ट लीडर नहीं है। देखो, अम्बेडकर एक लीडर बहुत है, ठीक है ना। बहुत से उनका पर्सनल इंटेंशन भी है, उसके लिए उन्होंने खुद को लीडर ऐसा बनाया है, या फिर पॉलिटिकल इंटेंशन है, ये सब अम्बेडकर एक लीडर है। पर बुद्धिस्ट लीडर भारत में नहीं है। जैसे अपन बाहर जाएंगे, श्रीलंका में जाएंगे, वहां पे बुद्धिस्ट लीडर लीड कर रहे हैं, वहां की जो थेरो है वो लीड कर रहे हैं। म्यांमार में थेरो लीड कर रहे हैं,
थाईलैंड में थेरो लीड कर रहे हैं। तो ऐसे लीडर अपने पास भारत में बुद्धिज्म को लीड करने वाले कोई भी नहीं है। इसके वजह से अपने को सबसे बड़ा नुकसान होता है। जब भी मैं बाहर जाता हूँ, श्रीलंका हो गया, दूसरे देशों में, तो वो चीज हमको यही पूछते कि भाई वहां पे कोई तो लीडर होगा, बुद्धिस्ट लीडर, जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बात करता होगा। तो यहाँ ना बहुत एम्बेरेसिंग फील होता है, या फिर बहुत खराब लगता है कि अपने पास ऐसा कोई लीडर है नहीं। तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा मुझे लगता है, और बहुत इससे बहुत खराब अनुभव मिलता है बाहर जब हम जाते हैं। जैसा उत्कर्ष जी आपने बताया कि भारत में कुछ जातियों, आपने शेड्यूल कास्ट का नाम लिया, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, आप यदि महाराष्ट्र में रहते हैं, आप तो जानते ही हैं, महाराष्ट्र में एक जाति विशेष के लोग ही बाबा साहब को, या बाबा साहब ने जो धम्म दिया बुद्धिज्म, उसको फॉलो करते हैं। सिर्फ एक जाति की बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र में, जो बहुसंख्यक है। अगर महार कास्ट बोले तो उसमें बोलते, तो शेड्यूल कास्ट में मतलब 1500 जातियां होती है। यदि आप मध्य प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश आए, बिहार आए, तो वहां पर जाटो, या जिसे हम चमार जाति कहते हैं, चर्मकार जाति जो है, वो लोग ही बाबा साहब की बात को मानकर बुद्धिज्म को मान रहे हैं। बाकी जो 1500 जातियां हैं, वो बाबा साहब को जानती भी नहीं है, और उन्होंने जो कारवा दिया उसे मानती भी नहीं है, उस कारवा पर चलना भी नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जब बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई थी, मुझे ऐसा लगता है उस समय ज्यादा से ज्यादा लोग महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहां के लोग पहुंच पाए होंगे, क्योंकि साधन की काफी कमी रही होगी। तो उन लोगों ने अपने लोगों तक ये धम्म फैलाया, लेकिन वो लोगों ने दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। और कारण मुझे एक नजर आता है कि बाबा साहब ने कहा था जाति निर्मूलन हो, जाति का विध्वंस होना चाहिए। तो लोग बुद्धिज्म को तो मान रहे हैं, लेकिन जो अपनी जो जाति की पूछ है उसे हटा नहीं रहे हैं। उसके लिए अभियान होना चाहिए आपके जैसे युवाओं के माध्यम से। इस पर आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो इसमें बुद्धिज्म को पर्टिकुलर कास्ट तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जो महाराष्ट्र के लोगों ने गलती की है उसका कहीं ना कहीं भरपाई होना चाहिए। बुद्धिज्म को पर्टिकुलर कास्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जैसे ऐसा देखो, आखिरी जो बाबा साहब का जो एम था, जो उनका सपना था कि बौद्ध में भारत का, ठीक है ना, ये बौद्ध में भारत तो अपन नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए अपन ने सीमित रखे एक पर्टिकुलर रिलीजन को। तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पे मैं काशीराम जी का बहुत उनका आभार मानना चाहता हूँ। बहुत, यानी उनके एहसानों के वजह से ही बुद्धिज्म महाराष्ट्र से बाहर निकल के यूपी, पंजाब, हरियाणा यहाँ तक जा पहुंचा है, सिर्फ काशीराम जी के वजह से। तो यहाँ पे उनका बहुत बड़ा योगदान था, जो कि भुला नहीं सकता कोई भी, कि उन्होंने बौद्ध धर्म को बाहर भी ले गए। तो ऐसे लीडर अगर तैयार होते हैं जो पर्टिकुलर बाबा साहेब मूवमेंट के लिए काम करते हैं, उनके विजन के लिए काम करते हैं, तो ऐसे लीडर लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तभी बाबा साहेब का मूवमेंट, जो बाबा साहेब का बौद्ध धर्म है, वो दूसरी भी जातियों में उसका फैलाव होगा। यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ बातें बताना चाहूंगा सुरेश जी। इसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर अम्बेडकर मूवमेंट के जो लीडर है, बहुत बड़े लीडर है, खुद को बोलते हैं, वहां पे इनका मैंने कुछ काम देखा हूँ। ये जो होता है, ये कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों को भी स्टेज दे रहे हैं अपने प्रोग्राम में, संगठन के। तो ये बहुत गलत बात है। कैसा है ना, बाबा साहेब ने बुद्धिज्म की बात की थी, बाबा साहेब ने कभी ईसाई धर्म की बात नहीं की थी। तो अपने स्टेज से ईसाई लोगों के पास्टर है, उनको स्टेज देना, उनको समय देना, ये बहुत गलत बात है। ये तो फिर बाबा साहेब का मूवमेंट तुम डाइवर्ट कर जा रहे हो ना, कुछ पैसों के लिए, कुछ इसके महत्व के लिए तुम एकदम बाबा साहेब का मूवमेंट को बुद्धिज्म से तुम क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जाओगे, तो ये बहुत गलत बात है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को दूसरे भी लोग सपोर्ट ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना नुकसान ब्राह्मणिज्म ने बुद्धिज्म को नहीं किया था पास्ट में, उतना क्रिश्चियनिटी बुद्धिज्म को कर रही है। महाराष्ट्र में हो गया, पंजाब में हो गया, यूपी में हो गया, आप देख ही रहे होंगे, न्यूज आती ही रहती है। तो ये लोग बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात रुकनी चाहिए। और मैं आप सबसे भी अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों का समर्थन ना करें जो बुद्धिज्म की बात छोड़ के दूसरे रिलीजन की बात करते हो, दूसरे धर्म की बात करते हो। उत्कर्ष जी, आपने बहुत मतलब गौर करने लायक और चिंतन बात कही। मैं कहता हूँ कि आप अगर स्टेज दे रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपके स्टेज में आकर वो अपने धर्म का प्रचार करें, ये गलत बात है। कहाँ तक सहमत है? हाँ बिल्कुल सही। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप उत्कर्ष जी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, फिर हम बात करेंगे। आप अपने स्टेज में यदि किसी मुद्दे विशेष को, जो नेशनल मुद्दा है, उसके लिए स्टेज शो कर रहे हैं, क्योंकि देखिए
भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और हम सब भारत के लोग हैं, उसमें किसी जाति धर्म के लोगों से हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम अगर मिलके अगर कोई एक मुद्दे पर काम कर रहे हैं, अच्छी बात, लेकिन वो आपके मंच पर आकर अपने धर्म विशेष की अगर चर्चा करने लग जाए, उसका प्रचार करने लग जाए, आपके मंच का गलत दुरुपयोग करे अपने व्यक्तिगत या अपने धार्मिक स्वार्थ के लिए, तो इस बात के लिए मैं आपका समर्थन करता हूँ। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वो बात सही है। देखो, आफ्टर ऑल बाबा साहब का एम ही सब कुछ है, जो उनका सपना था वही सब कुछ है। अगर तुम उनका सपना बुद्धिज्म से नहीं कंप्लीट कर पाओगे, नहीं पूरा कर पाओगे, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो अंबेडकर मूवमेंट में तुमको चलाने का कोई मतलब हक ही नहीं बनता, अगर तुम उनका सपना नहीं पूरा कर पाओगे। और उनका सपना वही था ना, बुद्धिज्म भारत, बौद्धमय भारत और धर्मनिरपेक्ष और जाति निर्मूलित भारत, यही उनका सपना था। अगर तुम उसको नहीं पूरा कर पा रहे हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम अम्बेडकर मूवमेंट में रहने के लायक भी नहीं हो। तो ये बात सबके समझ में आ जानी चाहिए। और दूसरी एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा कि सुरेश भाई देखो, अपनी तरफ ना बाबा साहेब के मूवमेंट के ऊपर काम हो रहा है, लोगों को अपन विचारधारा बाबा साहेब की बता रहे हैं दूसरी जातियों के लोगों पर, उनका धर्म कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से मूवमेंट पीछे रह पा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि बुद्धिज्म स्प्रेड नहीं हो पा रही। इसके पीछे रीजन ये है, अपने पास बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अच्छे। बिल्कुल। अब और देखो, अपने पास बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो इसका फायदा कौन उठा रहे हैं? दूसरे लोग। अब आपको ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में पड़ी होंगी, कहीं ना कहीं से ध्यान में पड़ी होंगी कि एक भारत के बहुत बड़े संगठन के, कुछ पर्टिकुलर धर्म का संगठन है भारत में, उनके लोगों ने कुछ बुद्धिस्ट विंग बनाए हैं, ठीक है ना? कुछ फेक बुद्धिस्ट मॉन्ग, कुछ फेक बुद्धिस्ट भिक्षु आपको दिखेंगे अपनी सोसाइटी में। तो बात ऐसी होगी ना, तुम नहीं कोशिश कर रहे तो वो लोग बैठे हैं तुम्हारा करप्ट करने के लिए, तुम्हारे धर्म को करप्ट करने के लिए। इसलिए तुमको धार्मिक तौर पर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहोगे तो दूसरे लोग उसका मिसयूज करेंगे और तुम्हारे जो मूवमेंट था उसके विरोध में काम करेंगे। समझ रहे हो? बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है, एक स्ट्रांग बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है भारत में। हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए जो व्यक्ति, अगर मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा उद्देश्य यहाँ पर चर्चा करने का ये नहीं कि हम दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं कि वो गलत है, ये अच्छा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने हमें जो धम्म दिया है, बाबा साहब ने कहा है, जो जातियों के कारण जिनकी जिंदगी पशु से बदतर हो गई, जिनको सम्मान नहीं मिलता, जिनकी जीवन जो है ऐसा है कि जो कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर है, तो ऐसे लोगों को बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध ने जो आपको मार्ग दिया है समता, सुगमता, बंधुत्व का, तो आप इस मार्ग में आइए, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाइए, आप देश हित, मानव हित, मतलब पूरे विश्व के हित के लिए काम कीजिए। ये बाबा साहब ने सपना देखा था और यह सोचकर बुद्ध के धम्म में आए थे। तो हम बुद्ध के जो शिक्षाएं हैं उसको आत्मसात की बात कर रहे हैं। तो उत्कर्ष जी, मुझे ये बात याद आती है कि यदि आप ईसाई अगर बनते हो, मैं पादरी हूँ मान लीजिए, आज मैं आपका ईसाई आपको बना देता हूँ, तो दूसरे दिन से आपका नाम मैं रखूंगा तो आपका नाम हो जाएगा जॉन उत्कर्ष या कुछ भी रख दूंगा। आपकी जैसे ही आपने इंट्रोडक्शन किसी को दिया तो पता चल जाएगा हाँ ये जॉन है। यदि मान लीजिए मैं मुस्लिम हूँ, मैं मौलाना हूँ, मैं आपको कलमा या जो भी उनकी जो रीति रिवाज होता है वो पढ़ाऊंगा और दूसरे दिन से आपका नाम होगा उस्मान शेख, है ना? पब्लिक में जैसे ही आप, दाढ़ी तो बड़ी है, आपको सिर्फ उस्मान बोलना है, भाई अस्सलाम वालेकुम बोलना है, तो आपको आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बता रहा हूँ। लेकिन बुद्धिस्ट में ऐसा है कि अगर मैंने बोल दिया सुरेश पासवान, उसके बाद बोल दूंगा नमो बुद्धाय, तो दूसरा जो शर्मा जी बैठे हैं ना, क्या बोलेगा? हाँ ये होगा वही शेड्यूल कास्ट का आदमी। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जाम्बुलकर किसी ने बोल दिया, गजभिये किसी ने बोल दिया, बागड़े किसी ने बोल दिया, किसी ने जाटो बोल दिया, तो आप मुझे ये बताइए, इसके लिए हमारे जो, आपने बहुत सही बात बोली, हमारे कोई ना कोई बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो भी बौद्ध धर्म ग्रहण करे, उसका बकायदा नामकरण कैसे हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो खुद बता दे। क्योंकि देखिए, मान लो मैं भी बुद्धिस्ट बन गया, अब मैं नामकरण के लिए, अपना जो सरनेम हटाने के लिए, बुद्धिस्ट पहचान बनाने के लिए, अब व्यक्ति क्या सोचता है कि अब कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, एसडीएम के पास जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। उस कारण बेचारा अपना पुराना नाम के साथ ही जीते रहता है। तो कहीं ये भी तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, हमारी जो आइडेंटिटी नहीं बन के आ पा रही है बुद्धिस्टों की भारत में? बिल्कुल सही बात सुरेश जी। इसमें गलती मैं जो बता रहा हूँ कि अपन कमी अपने में कहाँ पड़ जा रही है कि अपने पास एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो बौद्धों के लिए काम करे। उसमें कैसा हो जा रहा है ना, देखो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होना सिर्फ ये इजी है, कोई मतलब नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता।
बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद तुम बुद्धिस्ट कल्चर को अपने अंदर कैसे डेवलप करते हो वो मायने रखता है, ठीक है ना। बच्चा जब पैदा होता है, जब माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब से उसके अंदर बौद्ध संस्कार आने चाहिए, तब से लेके तो मरने तक एक प्रॉपर बुद्धिस्ट कल्चर होना चाहिए, ठीक है ना। आज भी अपने लोग देखो बुद्धिज्म के नाम पे हिंदू कल्चर ही फॉलो कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है ना कि एक्चुअल में बुद्धिस्ट कल्चर है क्या। तो इसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा है, उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। इसका फायदा दूसरे पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग उठा रहे हैं कि भाई इनके तो ये तो बस बुद्धिज्म नाम के लिए कन्वर्ट हो गए, इनका तो कल्चर तो वही है हिंदुइज्म का। तो ये यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं कमी पड़ जा रही है अपने अंदर, यहाँ कम पड़ जा रहे हैं। तो अभी टाइम है ना इसके ऊपर काम करने का। देखो 1956 में 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दिए थे नागपुर के लोगों को। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि नागपुर के लोगों की कहीं ना कहीं गलती हो जा रही है कि हमने बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर काम नहीं किए, क्योंकि बाबा साहब ने सबसे पहले बौद्ध धर्म हमको दिए थे, तो हमारा सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनता है कि बुद्धिस्ट कल्चर के ऊपर काम कर दी, ठीक है ना। जैसे आपने बोले कि नाम से लेके नाम से ही पहचान में आना चाहिए कि ये बंदा बुद्धिस्ट है ना। नाम से, उसके रहन सहन से, उनकी शादियों से, उनके जो अंतिम संस्कार होता है उससे, ये सबसे पता चलने को ना कि ये पर्टिकुलर बंदा बुद्धिस्ट है। तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, जो बुद्धिस्ट लोगों के लिए ही काम करे बिना किसी वैचारिक मतभेद से। ये होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उत्कर्ष जी, मैं आपको 2 मिनट के रोक रहा हूँ। जो आपका अखबार में आया था तो उसका मैं अपने दर्शकों को कुछ कटिंग दिखाना चाहता हूँ, ताकि यह उनको पता चल सके कि उत्कर्ष के बारे में मैंने बोल तो दिया, ये अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन उसका उन्हें सबूत भी तो मिलना चाहिए कि हाँ उत्कर्ष जी जो है सही में अंतर्राष्ट्रीय। तो मैं आपको बात कर रहा था, जैसे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को शेयर की। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मान लीजिए श्रीलंका कितने बार गए? मेरे ख्याल से 2 या 3 बार। जब आप पहली बार गए तो वहां जाने के बाद आपको बुद्धिज्म में और भारत के बुद्धिज्म में क्या फर्क मिला, जबकि भारत से वहां बुद्धिज्म गया है, और वहां का बुद्धिज्म कल्चर, वहां किस प्रकार के लोग होते हैं, वो उसके बारे में थोड़ा आपका अनुभव बताइए। सुरेश भाई देखो, मैं जब वहां पे गया हूँ तो मुझे काफी अलग अनुभव मिला है, जब क्योंकि मेरा खास रिसर्च बुद्धिज्म को लेके ही था वहां पे, कि लोग वहां पे बुद्धिज्म किस तरीके से फॉलो करते। कहीं ऐसे फॉलो तो नहीं करते जैसे अपने इधर अपन इंडिया में करते, बस नाम के लिए बुद्धिस्ट बोल के, बस ऐसे तो नहीं है। नहीं, मुझे वहाँ काफी कुछ डिफरेंस देखने मिला। वहां पे एक छोटा बच्चा होता है जो संडे के दिन, सबको जैसे छुट्टी होती है स्कूल कॉलेजेस में, तो हर संडे को वहां पे बौद्ध विहारों में बड़े लोग भी होते हैं, बच्चे भी जाते हैं, और बच्चों का वहाँ पे दिन भर का क्लास होता है। बड़े लोग तो आ जाते हैं वहाँ पे, क्लास होता है बुद्धिज्म के ऊपर से, वो बुद्धिज्म की ही स्टडी करते हैं दिन भर। और बड़े लोग भी है, वो बड़े लोग हर पोया डे बोले तो पूर्णिमा, अपनी जो पूर्णिमा होती है ना, तो वहाँ पे ऐसे सेलिब्रेशन जैसा सेलिब्रेट होता है पूर्णिमा। तो हर कोई वहाँ पे व्हाइट ड्रेस में, सफेद कपड़ों में बौद्ध विहार में जाते हैं, वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, काफी कुछ बुद्धिज्म के ऊपर डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं। तो काफी कुछ ऐसे पता चलता है कि अंदर से फीलिंग्स आती है उनकी बुद्धिज्म के लिए, और जो रिस्पेक्ट उनकी होती है बुद्धिज्म के लिए, वो बहुत बहुत अलग है इंडिया से। मैंने एक इंसिडेंट देखा था वहां पे कि एक लेडी थे, वो भारत के थे, वो पता नहीं मुझे कौन से रिलीजन के थे मुझे नहीं पता, पर उन्होंने ऐसा जो उनका ड्रेस होता है, उस ड्रेस में ना भगवान बुद्ध की ऐसे बहुत सारी ऐसे फोटोग्राफ थी, वो प्रिंट होती है ना। अच्छा, हाँ, तो वो प्रिंट वाला उन्होंने ड्रेस पहने थे। तो वहां पे कैंडी सिटी में उनका बहुत विरोध हुआ कि भाई तुम हमारे बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध का ऐसे अपमान कैसे कर सकते हो, कि ये बुद्धिज्म कोई ऐसे टैटू या फिर कोई ऐसे आर्टिस्ट के लिए नहीं है कि तुम कहीं भी उसका मिसयूज करोगे, कहीं भी तुम उनका फोटो लगाओगे। तो बाकायदा उस लड़की के ऊपर पुलिस केस हुआ, उनको फिर पुलिस ने दूसरा ड्रेस उनको परचेस करके दी और वो उनको उतारना पड़ा। ये मुझे काफी रिस्पेक्ट वहां देखने मिली, जो इंडिया में अपन देखने नहीं मिलती है। अपने भी आपने देखे होंगे बहुत से लोग अपने बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध का टैटू हाथ पे बनाएंगे, ये सब बहुत गलत बात है। भगवान बुद्ध कोई टैटू के लिए नहीं है, एक उनका रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो बाकी लोगों से बहुत अलग है, लॉर्ड है वो, और उनकी टीचिंग्स पूरी दुनिया के लोग फॉलो करते हैं, तो वो टैटू के लिए नहीं है। उत्कर्ष जी, आपसे मैं काफी मुझे अच्छी लगी। उत्कर्ष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम थोड़ा दर्शकों को बताइए एक बार फिर से, और वो क्या किस किस देश में काम करता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मैंने बोला है तो लोगों को जानकारी भी होना चाहिए किन देशों में आपका ऑर्गेनाइजेशन काम करता है।
हाँ, जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है फोर्सेस ऑफ बुद्धिस्ट पावर। ये बेसिकली श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड का ऑर्गेनाइजेशन है और ये पूरे दुनिया के बुद्धिस्ट कंट्रीज में काम करता है। और इसका मेन एजेंडा है कि बुद्धिज्म को स्प्रेड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। आपने देखे होंगे कि बहुत से देशों में बुद्धिस्ट लोग माइनॉरिटी में है, ठीक है ना, उनको उनके राइट्स नहीं मिल पाते हैं। अपन भी यहाँ पे माइनॉरिटीज में है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल इंडिया में। इंडिया पर यहाँ पे कैसा है ना, अपन अपने को अपने हक ही नहीं पता, तो अपने लिए अपन खुद से यही नहीं पता कि अपन बुद्धिस्ट पूरी तौर से है कि नहीं है। तो इसलिए दूसरे देशों के लोग अपने को ये नहीं कर पाते, यानी उनको नहीं पता चल पाता कि अब यहाँ भी भारत में बुद्धिस्ट लोग है वगैरह। तो ऐसा सब कुछ है। तो जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे देश दुनिया के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए काम करता है। और आपने देखा होगा कि अभी एक भारत सरकार ने एक कानून लाई है ना, सीए, है, सुने हो आपने? हाँ सुना। तो सीए के ऊपर भी कुछ बाहर के जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने सपोर्ट किए सीए का, भारत सरकार का काफी तारीफ की उन्होंने। तारीफ इसलिए की सुरेश भाई कि भले ही अपने देश में विरोध हो रहा होगा पर उन्होंने तारीफ, मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस कानून का, तो उनका ये बोलना था कि कम से कम कोई तो देश है जिन्होंने ये स्टेप उठाया है कि जो बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में जो बुद्धिस्ट लोग हैं, माइनॉरिटी, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो उनका हक नहीं ले पाते, उनको कम से कम नागरिकता दे सके अपने देश की। तो इसलिए उन्होंने सपोर्ट किए थे। और आफ्टर ऑल उनको बुद्धिज्म के लिए काम करना है, बुद्धिस्ट लोगों के लिए काम करना है। तो मैं भी आपको एक बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो चकमा कम्युनिटी है, चकमा बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, और पाकिस्तान में भी एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, मुझे फिलहाल इसका नाम याद नहीं आ रहा, पर ये दो कम्युनिटीज हैं, इनके ऊपर काफी अत्याचार हुए हैं, है ना। लेकिन मैं आपसे इस्लामिक कंट्रीज है बांग्लादेश। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ, आपका बिल्कुल सही है, हम सीएए पर कभी और कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार की मेरे को नीतियां की जब कोई तारीफ करता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जानता हूँ भारत सरकार जो है, अगर सीए की बात करूं, मैं एक लाइन में कहूंगा, ज्यादा नहीं, कि जब उन्होंने सीए लाया तो उसमें उन्होंने डायरेक्ट क्या है, उन्हें किसी धर्म का नाम नहीं लेना था कि इस धर्म के लोग, ये उन्होंने ये बोलना चाहिए था जो भारत के लोग, भारत के जो नागरिक हैं वो किसी अन्य देश में चले गए और उनके साथ यदि अत्याचार होता है तो उनके लिए हम ये बिल लाए, लेकिन उन्होंने जो धर्म जो जोड़ दिया उसके कारण ज्यादा आपत्ति है। अगर मैं इस बात के लिए एक तर्क और देना चाहूंगा, क्योंकि भारत के अंदर में कई शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अभी एक हफ्ते नहीं हुआ वहां पे एक महिला के साथ, जो शेड्यूल कास्ट की महिला है, चलती जीप में उसके साथ बलात्कार हुआ। अभी जौनपुर में, मैं दूसरे का भी बात आऊंगा, वहां पे कुछ मुस्लिमों ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को घर जला दिया। अभी जौनपुर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बताइए। तो वहां पर वहां के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने, मुझे कई लोगों ने सवाल किया, सूरज जी इस मामले में आप लोग नहीं बोलते हो, यदि कोई दूसरा अगर अत्याचार करता था बहुत हल्ला मचा दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ मुस्लिमों ने अत्याचार किया और घर जला दिया, तो आदित्य योगी नाथ ने जिन लोगों ने किया, जो आरोपी है, राशुका लगाया है ना, राशुका लगा दिया। लेकिन सब्बीरपुर में जो घटना हुई है, जो रोहित वेमुला के साथ जो घटना घटी थी, जिसमें स्मृति ईरानी का कहीं ना कहीं हाथ है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले, भीमा कोरेगांव की बात आपसे बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में संभाजी, क्या नाम है उसका, भिड़े और मिलिंद एकनाथ गुटे, उन पे क्या कार्रवाई हुई। तो ये लोग कहीं ना ये सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण करते हैं, इनका, मेरा ऐसा आरोप। वही सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैसा है ना, एक इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इमेज बनाना कि भाई हम पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको नागरिकता दे रहे हैं अपने देश की, ये कहीं ना कहीं अपना नाम कमाने जैसी वाली बात होगी सरकार की। और जो भी है, देखो मैं बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो मैं बुद्धिस्ट लोगों की ही बात करूंगा, फिर वो कोई भी देश के हो, ठीक है ना, सारे देश के बुद्धिस्ट लोग मेरे भाई बहन है, अपने देश के भी, तो मैं उनके लिए ही बात करूंगा कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी में, फिर वो दुनिया में कहीं भी हो, उसके ऊपर अत्याचार होता है तो उसके लिए काम करती है और करती रहेंगी। और दूसरी बात कि हमने एक नोटिस किए है सुरेश जी कि देखो, मुस्लिम लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिसके 67 देश मेंबर है, ठीक है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है कि कोई भी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होते हैं पूरे दुनिया में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्फ्रेंस भराती है, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करती है पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव का,
कि भाई ये देश के मुस्लिम लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो हम इसके ऊपर कैसे एक्शन ले सकते हैं, वो सब। और क्रिश्चियन लोगों का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ठीक है, आपसे सुने होंगे मिशनरीज ऑफ हाँ बिल्कुल चैरिटी। बिल्कुल। ये भी क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जैसे जो भी अत्याचार होते हैं उनके राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन एक बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धिस्ट कंट्रीज का इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, जिसमें एक प्लेटफॉर्म पे सारे कंट्रीज के बुद्धिस्ट रिप्रेजेंटेटिव आए, और वो जैसे भारत के बुद्धिस्ट है, बांग्लादेश के बुद्धिस्ट है, जहां जहां बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है उनके ऊपर करे। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे बौद्ध लोगों का होना चाहिए, तभी हम बुद्धिज्म को अपने बुद्धिस्ट कंट्रीज में जहाँ पे माइनॉरिटीज में है वहां पे उनको बचा पाएंगे। नहीं तो वही हाल हो जाएगा कि जैसे भारत एक टाइम पे, एक समय में बौद्ध देश था, अफगानिस्तान बौद्ध देश था, वो आज मुसलमान हो गया, आज मुस्लिम हो गया, और आज भारत हिंदू देश हो गया। तो ये नौबत फिर से ना आए, इसके लिए हमारा संगठन बहुत एग्रेसिवली काम कर रहा है कि भाई सारे देश, बुद्धिस्ट कंट्रीज जितने भी है 52, उनके मेंबर्स को एकजुट लाए और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे उनको एक संगठन तैयार करे जिससे बुद्धिस्ट लोगों के लिए काम करे आगे। तो ये बहुत अच्छा प्लानिंग है, बहुत अच्छा उनका सोच है। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उत्कर्ष भाई, मैंने एक चीज देखा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैंने भी जो अनुभव किया है, पंचशील का झंडा जब अगर आपके हाथ में होता है तो मुझे ऐसा लगता है जितने भी बुद्धिस्ट कंट्री हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले अन्य जो देश हैं, तो वो आपको अपना समझने लग जाते हैं। जब भीमा कोरेगांव का जब इश्यू हुआ था, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। मैंने काफी चीजें शेयर किया, काफी वहाँ गाड़ियां जो लोगों ने तोड़ फोड़ दी थी, तो उसमें पंचशील के भी झंडे लगे हुए थे। वो कोई उसको पकड़ के, मतलब उसमें जो भी गलत हिंसात्मक गतिविधि कर रहे थे, पंचशील के झंडे देख के एक श्रीलंका, आपके ही फ्रेंड लिस्ट का कोई दोस्त है, वो मेरा भी दोस्त है आपके कारण, उस व्यक्ति ने मुझे फेसबुक मैसेंजर में आके लिखा कि ये भारत में बौद्धों पे कहाँ हमला हुआ। मैं से उसने पूछा और उसने मुझे ये बोला उसकी पूरी डिटेल और पूरी फोटो मुझे दे, और हम उसको श्रीलंका में जाके, श्रीलंका में उसका हम प्रदर्शन करेंगे और उसका ज्ञापन देंगे भारत सरकार के, हम अपने श्रीलंका के माध्यम से ज्ञापन देंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये बताना, मेरा उद्देश्य ये था कि अगर आप नीला झंडा लेके चलते हो, अच्छी बात है, वो भी हमारी आइडेंटिटी है, लेकिन यदि आप बुद्धिस्ट कहते हो अपने आप को, तो बुद्धिस्ट का आपको एक आइडेंटिटी के लिए आपको पंचशील भी आपके हाथ में होना चाहिए। जब इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम होते हैं तो कहीं ना कहीं तब लगेगा कि हाँ आप बुद्धिस्ट हो, नहीं तो ऐसा लगेगा इंडिया की जो मीडिया आपकी जो खबर चलाता है ना, दलितों के ऊपर हमला हो गया, वो जानबूझ के इसलिए चलाता है कि वो इंटरनल मामला रहे, अंतरराष्ट्रीय ना बने। हाँ, इंटरनल, बिल्कुल बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही सुरेश भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। हो इसमें जो पंचशील का आपने जिक्र की है, उसमें क्या हो जा रहा है ना कि पंचशील का फ्लैग अगर लेके घूम रहे हैं, लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज जाता है कि नहीं, ये बुद्धिस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो फिर बुद्धिस्ट लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो एक इंटरनेशनल हाईलाइट बन जाता है, जैसे श्रीलंका में बना था, म्यांमार में बना था, भीमा कोरेगांव का हुआ था। तो वही अगर आप नीला झंडा लेके जा रहे हो, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है नीले झंडे लेके जाने में, पर नीले झंडे के साथ साथ अगर आप पंचशील का झंडा भी ले जाते हो तो कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल खबर बन जाती है। नहीं तो फिर कैसा है ना, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है, मीडिया बोलती है नहीं दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर कोई बाहर के देश संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलती है ना ये हमारा इंटरनल इश्यू है, हम इंटरनल मैटर, हम इंटरनली सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। पर अगर वही तुम पंचशील का झंडा लेके प्रोटेस्ट करते हो, बुद्धिज्म की बात करते हो, बुद्धिस्ट लोगों की बात करते हो, तो ये मुद्दा बन जाता है इंटरनेशनल। यहाँ पे सारे देश फिर तुम्हारे जो खबर है इंडिया की, बुद्धिस्ट लोगों की, उसको फिर कवर करना शुरू कर देती है इंटरनेशनल मीडिया भी। ये जो आपने एक्सपीरियंस शेयर की, ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है इसकी। नहीं, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा उस दिन उत्कर्ष भाई, कि हम इतनी फोटो में इतने अत्याचार शोषण होते हैं, सब शेयर करते हैं, कहीं कोई छोटे छोटे बच्चों को उनकी हत्या हो जाती, कहीं बलात्कार हो जाता है, लेकिन जब वो भीमा कोरेगांव का इशू जो देखा मैंने, उसे शेयर किया, श्रीलंका के बंदे ने आके जब कमेंट किया, तो मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा कि यार हमारे ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो दूसरे देश लोग भी हैं जो हमारा साथ देने के लिए खड़े। बहुत अच्छा लगा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्कर्ष जी, और अभी तो वहाँ पे, बोलिए, और अभी तो वहाँ पे जो सरकार आई है, वो अभी तो जो वहाँ पे सरकार आई है श्री गोटबाया राजपक्षे की, वो तो बहुत हार्डकोर कट्टर बुद्धिस्ट है। और अच्छी बात है। सही सही सही। तो उत्कर्ष जी, आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया और आपने जो बहुत सारे एक्सपीरियंस बताए, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो दर्शकों के मन में होंगे, वो पूछ नहीं पाए। जैसे आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम किए और भी आपका जो इंटरव्यू हुआ उसमें आपसे क्वेश्चन कौन कौन से किए गए थे,
वे सारी बातों पे हम आपसे कभी दूसरे एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।